श्रोतियों को नमस्कार। आज रेडियो देवगिरी के स्टूडियो में मेरे साथ में कैप्टन कुमार देबाशीष जो रांची झारखंड से है, आज स्टूडियो में उपस्थित है। आप आईएसडीजी रिसर्च फाउंडेशन के संचालक है एवं मर्चेंट जहाज पर आपने बहुत सालों का आपका अनुभव रहा है और इतना ही नहीं कि आपने इसके द्वारा 70 देशों की यात्रा भी की है। और इस काम का सारा अनुभव लेने के बाद आपको ऐसे लगा कि हमें कुछ समाज के लिए करना चाहिए और अपना योगदान हम उस क्षेत्र में भी दे सकते हैं, और इसीलिए आपने आईएसडीजी रिसर्च फाउंडेशन जो शुरू किया है और उस माध्यम से आप झारखंड, छत्तीसगढ़ और समूचे भारत भर में अलग अलग क्षेत्र में आपकी ये जो संस्था है काम कर रही है। तो आपका हमारे इस रेडियो देवगिरी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, मैंने आपका जैसा परिचय करवा दिया कि आप वैसे तो झारखंड से हो और आपने मर्चेंट नेवी में काम किया है। तो पहले तो इसके बारे में हमें बताइए कि ये होता क्या है और ये किस तरह से काम चलता है सारा। बहुत बहुत धन्यवाद कचरू जी। सौभाग्य है देवगिरी रेडियो में सावित्री भाई फुले महिला एकात्म समाज मंडल के तत्वावधान में आज औरंगाबाद में संभाजी नगर में यह विषय समझने का, संवाद करने का आपसे अवसर मिल रहा है। जी। जहाँ तक मैं झारखंड से हूँ, रांची से हूँ, लेकिन मेरे जीवन की लंबे कालावधि तक मेरी कर्मभूमि मुंबई रही है। जी जी। तो मैं महाराष्ट्र से अछूता नहीं हूँ। अच्छा। और ये पूरा भारत, पूरा राष्ट्रीय अपनी कर्मभूमि है। हम्म। तो मर्चेंट नेवी के विषय में आते हैं तो विश्व का जो 90% सामान का जो यातायात होता है, जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है, वह समुद्री मार्ग से होता है। अच्छा। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सबसे सरल और सबसे सस्ता माध्यम है सामान को एक देश से दूसरे देश भेजने का। चाहे वो आपका भोजन का सामग्री हो, चाहे गाड़ियाँ हो, चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, ये सारी चीज़ें बड़े बड़े जहाज़ों में एक देश से दूसरे देश, समुद्र में तूफानों को चीरते हुए, निकलते हुए एक देश से दूसरे देश लेकर हम आते। तो सप्लाई चेन का पूरी एक श्रृंखला है अंतर्राष्ट्रीय, जिसका हिस्सा ये बड़ा प्लेयर मर्चेंट नेवी है। तो इसमें कई तरह के जहाज होते हैं, कंटेनर वाले जहाज होते हैं, इसमें टैंकर जहाज होते हैं जो तेल लाते हैं, गैस वाले टैंकर होते हैं, इसमें केमिकल्स होते हैं क्योंकि आज के ज़माने में केमिकल्स का उपयोग, बहुत तरह तरह के केमिकल्स लगते हैं। इसमें बल्क कैरियर होते हैं जो एक बार में बड़े बड़े मात्रा में कोयला है, लोहा का अयस्क है इत्यादि लेकर आते हैं। इसके बाद कार कैरियर होते हैं और भी कई तरह के सर्वे वेसल होते हैं, कई ड्रिलिंग वेसल समंदर में से जहाँ गहराई में से तेल निकाले जाते हैं। बॉम्बे हाई है, मुंबई हाई जो पन्ना, हीरा पन्ना ऑयल फील्ड है, वहाँ काम करते हैं। तो कई तरह के जहाज हैं जिसके बारे में आम जनता को पता नहीं चलता और वहाँ एक पूरी इंडस्ट्री बहुत ईमानदारी से काम कर रही होती है कि विश्व की श्रृंखला अच्छे से चलती रहे, सुनिश्चित रहे। तो उसमें काम करने का हमें अनुभव मिला। और इसमें जाने का मार्ग, एक मर्चेंट जहाज जो होता है उसमें दो शाखा होती है, एक डेक साइड होता है और एक इंजन साइड होता है। इंजन साइड में इंजीनियर्स काम करते हैं और डेक साइड में ऑफिसर्स काम करते हैं और शीर्ष पर जहाज का कप्तान होता है जो पूरी तरह से जिम्मेदार है। सारे गतिविधियों के लिए जहाज अच्छा करता है तो बुरा करता है, तो सारी जिम्मेदारी कप्तान की, और उनके अंतर्गत वो इंजीनियर्स की टोली होती है, अधिकारियों की टोली होती है और एक क्रू की टोली होती है। तो नॉर्मली इसकी जो एंट्री, जो प्रवेश परीक्षा इत्यादि होती है 12वीं के बाद ही शुरू हो जाती है, 12वीं स्तर से शुरू होती है। उसके बाद इसमें ट्रेनिंग होती है, फर्दर ट्रेनिंग होती है, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होती है, और ऐसा करते हुए आदमी आगे बढ़ सकता है। पैसे इसमें ठीक ठाक मिलते हैं, श्रम करते हैं उसका मूल्य मिलता है। कई बार जब विदेश की कंपनियों में काम करते हैं तो आपको डॉलर में पैसे मिलते हैं। अच्छा। तो कई तरह के लाभ हैं, विश्व भ्रमण का मौका मिलता है, लेकिन मेहनत करनी होती है। है ना। और नॉर्मली कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होता है, आपने 4-5 महीने 6 महीने काम किया, फिर उतने दिन की छुट्टी मिल जाती है। इस तरीका इसका व्यवहार रहता है। सर, मैं आपसे और अधिक डिटेल में इसमें पूछना चाहूँगा क्योंकि ये जो क्षेत्र है वैसे तो मैंने यानी इसके तरफ जो जाने वाले होते हैं या जिसको जानकारी होती है वही इस क्षेत्र में जाता है, अपना करियर बनाते हैं। लेकिन अगर इसके बारे में और अधिक जानकारी लेनी है और इस मर्चेंट नेवी में हमें जाकर कुछ करियर करना है तो इसके लिए कौन सा प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है या इसके बारे में कहाँ सर्च करना होता है, कहाँ पता करना होता है, तो इस बारे में बिल्कुल। इसमें सबसे सरल है, आप कहीं भी ना भटकते हुए जो भी पूछते हैं उन्हें स्पष्ट बताइए कि
इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी IMU करके आप गूगल पे सर्च करें। IMU के अंतर्गत आपको डिफरेंट तरह की जो ट्रेनिंग है, उसमें जो कुक की ट्रेनिंग है, कुक के बारे में पता चल जाएगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किधर है, एग्ज़ाम कब होता है, क्या होता है। उसमें जो GP रेटिंग, जनरल पर्पस रेटिंग है, जो क्रू होते हैं जो जहाज़ पे काम करते हैं, जो सारी जिम्मेदारी संभालते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स का है। और इसमें आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसका कैडेट का ट्रेनिंग किधर होता है, कौन से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्लस इनका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, CET करके, IMU CET करके टेस्ट होता है। वो टेस्ट में अपीयर कीजिए, आपको रैंक आएगा। और जो भी कोर्स करना हो वो DG अप्रूव्ड कोर्स, मतलब सेंटर से कोर्स कीजिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, DG मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, जो भारत सरकार का मानक संस्था है, वो अप्रूवल जिस संस्थान को उसने दिया है वहीं से कोर्स करें, कहीं इधर उधर ना भटके, नहीं तो कठिनाई आ सकती है। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि अलग अलग इसमें विभाग होते हैं। हाँ। आप अलग अलग वहाँ पर उसमें भी जाकर अलग अलग क्षेत्र में अपना एक करियर चुन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसमें क्षेत्र है जो जहाँ पर जाकर अपना करियर करने का इसमें है। तो आपने जैसे बताया कि ये सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं कि उनको ये सारा विश्व जो है एक पूरा समुद्र के ऊपर चलने वाला सारा आवागमन का सारा ये भाग है। तो इसका जो आपका एक अनुभव, क्योंकि समुद्र में आप जा रहे हैं तो वो इतना आसान भी नहीं होता है ना सब जाना, बहुत सारी कठिनाई भी आती होंगी, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। बिल्कुल। देखिए कचरू जी, इसमें जो विभाग तो है, सभी विभाग एक समन्वय के साथ एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं कि जहाज की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, सामान की सुरक्षा। और कठिनाइयाँ चुनौतियाँ तो सभी जगह है, लेकिन वहाँ एक टीम वर्क है, और जो कठिनाई चुनौती है उसके लिए आपको वैसा प्रशिक्षित भी किया जाता है जी। आपको। जो जहाज का जो माहौल है उसमें हर तरह की आपात स्थिति के लिए आप प्रत्येक सप्ताह ड्रिल करते हैं। आप कल्पना नहीं करेंगे, प्रत्येक सप्ताह हम अबैंडन शिप ड्रिल करते हैं। मतलब अगर जहाज छोड़ना पड़ा, जहाज को कुछ हो गया तो कैसे करेंगे, उसकी तैयारी रहती है। प्रत्येक सप्ताह हम फायर ड्रिल करते हैं, आग लग गया तो क्या करेंगे, और अलग अलग हिस्से में आग की कल्पना करते हैं कि जहाज के सबसे अगले हिस्से में आग लग गया, अब कैसे एक्ट करेंगे। तो कठिनाई, जैसी मनुष्य बड़ा मतलब बुद्धिमान प्राणी है, तो जैसी कठिनाई की संभावना रहती है, जैसी चुनौती की संभावना रहती है, वैसी तैयारी करना मनुष्य का दायित्व है। और वैसा काम मर्चेंट नेवी में जहाज़ों पर हम करते हैं। ये हमारे डिसिप्लिन का, हमारे अस्तित्व का पार्ट है। जी, बहुत अच्छे से आपने ये मर्चेंट नेवी का जो सारा जो इंडस्ट्री चलती है, काम चलता है, उसके बारे में आपने बताया है। हम अब आगे बढ़ते हैं कि आपने एक फाउंडेशन शुरू किया, एक संस्था शुरू की है। तो ये संस्था शुरू करने का ख्याल आप में के मन में क्यों आया, और ये आपने काम करना चाहिए? और आज जब आपने ये शुरू किया तो शुरुआत में आपने उसका स्तर क्या था, किस क्षेत्र में हमें काम करना है, ये आपने किस तरह से सोचा, और अब आज उस संस्था की स्थिति अभी वर्तमान में क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए, मैं मर्चेंट नेवी में काम करता था, और 12वीं के बाद मैं सीधा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो मंत्रालय के सामने जिसका कार्यालय है मुंबई में, वहीं से करियर शुरू किया। तो काम करता चला गया, समय बीतता चला गया। और लेकिन कहीं ना कहीं समाज के प्रति एक लगाव था। छुट्टियों में आता था, 4-4 महीने 5-5 महीने छुट्टी रहता था, तो समाज में जाके कहीं हेल्थ कैंप लगाना, किसी झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जाना, जो भी कर सकते। तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा विचार आता था कि समाज में उपयोगी वही है, या समाज में महत्वपूर्ण वही व्यक्ति है जो कुछ दे सकता है। लेने वाले तो हजारों लाखों बड़ी संख्या है, लेकिन देने वाले कितने हैं, जिनके पास, तो कई लोगों के पास क्षमता भी है देने की, लेकिन वृत्ति मतलब प्रकृति कितने लोगों की है देने की। तो जब तक, तो भाई हम कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, हम सामान्य व्यक्ति, लेकिन क्या दे सकते हैं, तो अपनी बुद्धि दे सकते हैं, अपनी योजना दे सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ऐसा विचार बार बार मन में आता था। तो 2017 में ये विषय ऐसा हुआ कि इसका एक छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, और उस समय वो राज्य एक कल्पना कर रहा था कि गुड गवर्नेंस की टीम बनाए। और उन्होंने देश भर के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से, IIM, IIT वगैरह के लोगों से एक काफ़ी राउंड ऑफ सिलेक्शन किया, और उसमें से 40-42 लोगों की एक टीम बनाई।
और उन्होंने कहा कि आप लोग गुड गवर्नेंस पे काम कीजिए। आप डिफरेंट फील्ड से आ रहे हैं, कोई आईटी से आ रहा है, कोई शिपिंग से आ रहा है, कोई एयरलाइन से आ रहा है, कोई फूड प्रोसेसिंग से आ रहा है, कोई किसी डेवलपमेंट सेक्टर से आ रहा है, कोई टेक्सटाइल से आ रहा है। ऐसे करके लोग आए और कहा गया कि आप गुड गवर्नेंस पे काम कीजिए। तो ऐसा काम करने में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने सोचा ये एक अवसर मिल रहा है कि समाज के साथ जाके काम करूंगा और चीज़ों को नज़दीक से देख के, क्योंकि बाकी मन में भावना बनाए रखना देश अच्छा नहीं है, देश ऐसा है, देश वैसा है, लोग ऐसे है, सिस्टम ऐसे, ये कहने से कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर आपके मन में पीड़ा है, आपके मन में प्रेरणा है, तो आपको उतरना पड़ेगा। तो वो उतरने का निर्णय 2017 में लिया और गए। और छत्तीसगढ़ का वनवासी जो जनजातीय प्रांत है, जनजातीय जिला है जशपुर जिले में हमने काम करना शुरू किया और गांव में डीप जाके काम किया हमने। वहाँ पे कई तरह के प्रयोग किए, कई तरह की कल्पनाएं बनाई और काम किया। 1.5 वर्ष वहाँ काम करने के पश्चात वो सेवा समाप्त होती है। तब निर्णय किया कि अब पूरी तरह से समाज में काम करेंगे और वहीं से इस संस्था का सृजन हुआ, ISTG रिसर्च फाउंडेशन का। और संस्था सृजन किया तो संस्था सृजन करना भी आसान है सृजन करना, लेकिन आप काम क्या करेंगे? अगेन उपयोगी बनने की प्रक्रिया वहां से शुरू होती है। जब तक आप किसी को कुछ देने में सक्षम नहीं है, आप समाज में उपयोगी नहीं है। तो इस सिद्धांत को हमने बहुत ध्यान से समझा और ये इसी का विस्तार समाज में करने की योजना बनाई। तो शुरुआत में मैं सोशल बैकग्राउंड से भी नहीं था, तो कौन आपको सहयोग करेगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे काम करेंगे। तो कुछ मित्रों ने सहयोग किया, कुछ मित्रों ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया कि चलो तुम काम करते हो, तुमने इतना बड़ा निर्णय लिया है, तुम्हारा सहयोग करेंगे। तो प्लस शुरुआती दिनों में सर्वाइवल के लिए कुछ संस्थाओं के लिए मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया। फिर सोचा कि लिखने पढ़ने के लिए तो ये सब कुछ त्यागा नहीं है, कुछ करना है। तो क्या कर सकते हैं जिसमें पैसे भी कम लगते हो, जो बहुत मौलिक काम हो, जिसके परिणाम दूरगामी हो। तो समझा कि प्राथमिक शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें कि हम गंभीर काम कर सकते हैं और व्यक्ति निर्माण कर सकते हैं, समाज को दीर्घकालिक लाभ हो सकता है। ये विषय स्पष्ट होते ही ये लगा कि अगर प्राथमिक शिक्षा पे भी काम करते तो हम अकेले या एक संस्था कितने लोगों को पढ़ा सकती है? 100, 200, 500। तो हमने सोचा हम ही क्यों पढ़ाए, ये पढ़ाना तो समाज का काम है, तो क्यों नहीं हम पढ़ाने वाले को तैयार करें। अच्छा। तो हमने गांव समाज में, स्पेशली जनजातीय गांवों में ऐसी महिलाओं, युवतियों को चुना जो अपने आसपास के 15-20 बच्चे बच्चियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने को इच्छुक थे। हमने इच्छा को प्राइमरी रखा और एलिजिबिलिटी को सेकेंडरी रखा, क्योंकि एलिजिबिलिटी निर्माण हो सकती है, इच्छा निर्मित नहीं की जा सकती। और ऐसा करते हुए अभी तक हम 120 ऐसी महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुके हैं। 4 साल हो चुके हैं इस प्रकल्प को जी। और कम से कम भी तो हम मान के चलिए कि 3000 बच्चों तक इस माध्यम से पहुंचते हैं। बहुत ही अच्छा। और हम अकेले चलते तो शायद नहीं पहुंचते। और आज समाज के माध्यम से, लोगों के माध्यम से हम उनको गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिला रहे हैं। जैसे आपने बताया कि प्राथमिक शिक्षा और वो भी जनजाति समुदाय में जाकर उनके बच्चों को शिक्षित करना, ये आपने बताया है। वैसे अगर हम एक संख्या फिगर के दृष्टि से देखें कि 3000 लोगों तक, बच्चों तक आप पहुंचे हैं, लेकिन ये 3000 बच्चे भी ये एक जगह पर नहीं है। नहीं, ये बहुत अलग अलग है, विरल है और बहुत कम संख्या में रहते हैं। और ऐसे बच्चों को जाकर वहां पर सिखाना ये बहुत चैलेंजिंग होता है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इसके लिए हमने ये तय किया कि हम सभी जगह नहीं पहुंच सकते। हम नहीं पहुंच सकते तो हमारा दायित्व क्या है? आज गांव की कठिनाई क्या है कि गांव के सारे अच्छे लोग जो थोड़ा काबिल होते चला गया, वो शहर की ओर चला गया। तो अब या तो आप काबिल लोगों को वापस भेजिए, क्योंकि गांव की योग्यता क्षमता का निर्माण करने के लिए वहाँ मानव तो चाहिए, योग्यता चाहिए, या फिर वहाँ के जो लोग हैं उनको योग्य बनाइए कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। तो हमने इसके लिए वैसी ही महिलाओं को चुना जो कमिटेड है, कि जिनको पढ़ाना है, जो वहाँ रहना चाहती है, उसी गांव की हैं। और उनको सतत हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू किया। अभी तक हम लोगों ने लगभग 250 क्लासेस उनके लिए ऑर्गेनाइज किए हैं। अच्छा। 250 ऑनलाइन क्लासेस एवरी वीक हम 1 या 2 क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं और सतत। और उसके साथ ही हमने उनके लिए 2 पुस्तकें विकसित की। एक फाउंडेशनल लर्निंग को लेके, जिसमें लिटरेसी, न्यूमरेसी,
को लेकर के कक्षा 1 से 5 तक के सारे अवयव हैं हिंदी, अंग्रेजी और गणित के, और उसके दूसरे भाग में उसी का मूल्यांकन प्रश्न है, और प्रश्नों के सामने ये भी लिखा है कि किस बिंदु का मूल्यांकन हो रहा है। दूसरा, हमने बच्चों के जीवन कौशल को लेकर एक किताब विकसित की। तो हम सतत उन लोगों के विकास पे लगे हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि आपको समाज में जाना है। हम उनको कोई पैसे भी नहीं देते हैं, हम उनको कुछ सहयोग के लिए कुछ संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जैसे क्लासरूम के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, एक एंड्रॉयड प्रोजेक्टर हो गया तो बच्चों को फीलिंग आती है, जो एंड्रॉयड प्रोजेक्टर मोबाइल से चल सकता है तो बच्चों को एक स्मार्ट क्लास की फीलिंग आती है। सुदूर गाँव में, एक जनजातीय गाँव में जब स्मार्ट क्लास की फीलिंग आती है, ऑडियो वीडियो क्लास चलता है गाँव में, तो अभिभावक हो, पालक हो, बच्चे हो, सभी को आनंद आता है और सीखने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। और उस शिक्षक को एक ग्रुप देते हैं जिसमें आगे बढ़ने की बातें होती हैं, रचनात्मकता की बातें होती, तो ऐसे करते करते एक माहौल बन जाता है जिसमें व्यक्ति उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है और दूसरों को भी आगे ले जाता है। जी सर, आप जो काम कर रहे हो वो तो बहुत ही अच्छा कार्य है, यानी जनजातीय समाज के बच्चों को शिक्षित करना और उन्हें ये जो प्रवाह है, मुख्य प्रवाह में इस धारा में जोड़ना, ये बहुत ही यानी चैलेंजिंग भी है और बहुत सराहनीय कार्य भी आप वैसे कर रहे हो। ये हुआ शिक्षा का। आपकी संस्था ग्रामीण विकास के लिए भी काम कर रही है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। बिल्कुल। तो किसी भी समाज में जब आप काम करते हैं तो हमने अपनी संस्था का नाम ISDG रखा। इसके पीछे कल्पना क्या थी कि यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कल्पना बनाई। 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 लक्ष्य निर्धारित किए, विभिन्न तरह के लक्ष्य। तो हमने ये समझा कि ये लक्ष्य अलग नहीं है। एक व्यक्ति या एक समाज का स्वास्थ्य उसकी शिक्षा से दूर नहीं है, एक व्यक्ति या समाज की आजीविका उसके स्वास्थ्य और उसकी शिक्षा से दूर नहीं। तो हमने ये कल्पना की, जब हम एक गांव में घुसते हैं और शिक्षा के लिए काम करते हैं, हम उसके आजीविका को कैसे छोड़ सकते हैं, हम उसकी ज़मीन को कैसे छोड़ सकते हैं, हम उसका जो पानी बहकर चला जाता है उसको कैसे छोड़ सकते हैं, हम ये चिंता कैसे छोड़ सकते हैं कि उसकी बकरी बीमार हो गई है। तो जब इस गंभीरता में आपको उतरना है तो जहाँ जहाँ उनके संसाधनों का क्रम है, जो श्रृंखला है, उसमें कैसे वो मूल्यों का क्षरण होता है, कैसे उनको नुकसान होता है, उसको रोकने के बांध बनाने का कार्यक्रम हमने शुरू किया। पानी बहता है तो पानी को रोकने के लिए यदि तालाब बनाने से पानी रुकता है तो तालाब बनाते हैं। पानी को रोकना है, अगर पेड़ पौधे लगाने से कुछ कल्याण होता है तो पेड़ पौधे लगाते हैं। जो जानवर, उनका पशुधन है, वो संसाधन है, वो बीमार होते हैं तो उनके लिए हम एक प्रोड्यूसर ग्रुप बनाते हैं और एक साझा रूप से वो कैसे उनका इलाज करवा सकते हैं उसकी व्यवस्था के बारे में उनको ये करते हैं। खेती किसानी की बात है तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिस पे गंभीरता से जाके काम करने की आवश्यकता है। आप कल्पना नहीं करेंगे, मैं कृषि विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक कृषि विशेषज्ञ ने बताया कि खेतों को, फसलों को पानी की जरूरत नहीं है, नमी की जरूरत है। एक इस छोटी पंक्ति में कितना बड़ा संचय का पाठ छिपा है, आप कल्पना कीजिए। हम ऐसी चीज़ों को, किसान पाठशाला प्रत्येक सप्ताह एक दिन गांव के अंदर हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर एक किसान पाठशाला लगाता है जिसमें 20 से 25 जनजातीय पुरुष महिला बैठते हैं और खेती किसानी की चर्चा करते हैं। तो एक सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से हमने ये ग्रामीण विकास का कार्य भी शुरू किया और जो आगे बढ़कर कौशल की ओर भी गया, क्योंकि जब आप ग्रामीण विकास पे काम करेंगे, जब आदमी में स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे, जब आप प्रोड्यूसर ग्रुप बनाएंगे तो आप मूल्य श्रृंखला में कहीं ना कहीं उतर रहे होते हैं। और मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ कब होती है? जब वहाँ उद्यमी तैयार होते हैं। तो स्थानीय कौशल और उद्यमिता को भी हमने इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे, शिक्षा से आए, खेती किसानी एग्री एंड अलाइड पे आए और उसके बाद कौशल और उद्यमिता का एलिमेंट लेके कि ताकि उनका वैल्यू चेंज जो है, उनकी स्थानीय मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ हो, स्थानीय उद्यमी तैयार हों और वो बेहतर, उत्तरोत्तर बेहतर कर सके। जी। जैसे आपने कौशल के आधार पर बताया कि उनके हाथ को अगर कुछ कौशल मिल जाता है तो उससे भी वह आगे बढ़ सकेंगे। नई नई तकनीक से सीखने से गति मिलेगी अलग अलग क्षेत्र में, ग्रामीण के जो कार्य चलते हैं रोजमर्रा के, तो उसमें भी अच्छा एक काम है। अपने एक आपकी जो संस्था है तो उसमें विकास संबंधी संशोधन भी करती है, शोध करती है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए ना कि और हम इसमें क्या क्या कर पाए अब तक। विकास संबंधी शोध का विषय हमने संस्था में इसलिए जोड़ के रखा कि जैसे हम समाज को बताते हैं ना, हम जैसे जनजाति समाज, ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले खेती नहीं की, वो खेती करते आ रहे, वो खेती किसानी हमसे बहुत बढ़िया जानते हैं, फिर भी हम किसान पाठशाला लगाते हैं।
तो हर व्यक्ति और हर समाज के लिए सीखना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने निर्णय किया हमारी संस्था को भी सीखना और पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। तो हम देश की अग्रणी विभिन्न संस्थाएं जैसे नाबार्ड है, जैसे सीडबी है, और भी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके लिए गंभीरतापूर्वक अध्ययन का काम करते हैं, शोध का कार्य करते हैं। इससे क्या है कि हम संस्था में एक दो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को साथ में जोड़ पाते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता से हम भी सीखते हैं। वो काम हम लिखने पढ़ने का करते हैं तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लिखने पढ़ने के काम के चलते अच्छे लोगों से, जानकार लोगों से बारंबार मिलने का मंच मिलता है। तो इसलिए ये विकास संबंधी शोध पे काम करते हैं। इसमें हम ग्रामीण विकास की योजना बनाना, प्लान बनाना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, जो परिणाम निकला उसका कैसे एनालिसिस करना, कई तरह के पॉलिसी रिसर्च के विषय है उनके ऊपर रिपोर्ट्स बनाना, ऐसे कार्य करते हैं और देश की अग्रणी संस्थाओं के लिए काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जो शोध का कार्य चलता है तो इसके लिए किस तरह का मनुष्यबल आपको लगता है? इसके लिए हमें काफ़ी दक्ष लोग, योग्य लोग, जिनकी एकेडमिक योग्यता तो हो ही, साथ में जिनका प्रायोगिक अनुभव भी हो। अच्छा। और इसके लिए आवश्यकता पड़ने पे कई बार हम रिटायर्ड लोगों का भी सहयोग लेते हैं, जिन्होंने पूरा जीवन, लेट से कि उद्यमिता में कोई बैंक के सीनियर मैनेजर थे, वो रिटायर हो गए, जो गांव में ग्रामीणों को लोन देने का काम देखते थे, तो उनसे अनुभव लेते हैं। अच्छा, क्या चुनौती आती है, एक ग्रामीण युवक है, वो उद्यमी बन के जाता है तो बैंक उसको किस किस तरह से सवाल प्रश्न करके कठिनाई पैदा करता है या कैसे सरलता की जा सकती है। तो ये प्रश्न का उत्तर जिसके पास जीवन का अनुभव है वो अच्छा देगा, वो हम मार्ग दिखाएगा। तो ऐसे विभिन्न तरह के मार्गदर्शकों को जोड़ने का हमको इस तरह के शोधों के चलते अनुभव मिलता है। अभी दो बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग अपने स्तर से किताब विकसित कर रहे हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं। एक उद्यमिता हैंडबुक बना रहे हैं जी। उद्यमिता हैंडबुक में क्या है कि जैसे कोई भी ग्रामीण व्यक्ति है, शहरी व्यक्ति है, उसको सबसे पहले स्वयं को समझने की आवश्यकता है कि उसकी योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, संसाधन कितने हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है। जब ये सारे चीज़ की प्रोफाइलिंग करता है, फिर बाजार को क्या आवश्यकता है, बाजार में क्या संभावना है, तो मार्केट रिसर्च करता है। तो सेल्फ प्रोफाइलिंग, मार्केट रिसर्च, देन बिजनेस प्लान, और उसके बाद एक पायलट डिज़ाइन करना। तो इस तरह के प्रयोग हम कर रहे हैं। और दूसरा जो है, किसान पाठशाला पे एक किसान को प्रायोगिक रूप से जितनी जानकारी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, बस उतनी जानकारी को लेकर हम किसानों के पास जा रहे हैं और वो संवाद स्थापित कर रहे हैं कि खरीफ की ये प्रमुख फसलें हैं, इसमें इतना ही जानो, इससे ज़्यादा जानने के लिए यहाँ पे फ़ोन कर दो, है ना। तो इस तरह से स्पष्टता, संवाद की स्पष्टता, तो इस पे जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या फिर एंटरप्रेन्योरशिप एक्सटेंशन का जो एलिमेंट है, उस पे डीप काम करने में भी ये शोध हमें सहयोग करते हैं। जी सर, जैसे आपका ये ISDG रिसर्च फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रहा है, उसी तरह से इसी विषयों को लेकर सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडल, ये जो संस्था है, और इसी संस्था का ये कम्युनिटी रेडियो है जो रेडियो देवगिरी के नाम से चल रहा है। तो ये संस्था भी इसी विषय में काम कर रही है, शाश्वत विकास की ओर बढ़ रही है। ग्रामीण जो गांव है सारे, तो गांव में हर तरह की जो सारी टेक्निकली चीज़ें हो वो वहाँ पर मिले, जैसे उनका आरोग्य अच्छा हो, खेती वो अच्छी से करे, ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़े, पानी उनके लिए उपलब्ध हो। अभी हम जिस क्षेत्र में आते हैं वो आवर्षण यानी कम पर्जन्यमान, हाँ, सूखा ज़्यादा प्रभावित भाग में आता है। तो उस हिसाब से भी जल का जो भाग है, पानी के हिसाब से उनको उस तरह का अवेयरनेस करना, ये सारी चीज़ें अभी ये सारी संस्था भी कर रहे हैं। तो आप संस्था को भेंट देने के लिए आए हैं, आप देख रहे हो कार्य कैसा चले, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है? आपके जो काम चल रहा है उसके तुलना में नहीं कहेंगे, लेकिन जो काम चल रहा है उसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं संभाजी नगर आया हूँ और सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडल का काम देखने का मुझे अवसर मिल रहा है। तो इस संगठन के, इस संस्था के जो लोग हैं, ये तो सारे देवतुल्य लोग हैं, आदरणीय वंदनीय लोग हैं। इन्होंने ऐसे समय से 1989 से ये काम कर रहे हैं और ऐसे समाज के बीच में काम कर रहे हैं जो वास्तव में, जिनके पास काम करने की आवश्यकता है, जो समाज के विकास की सीढ़ी में कहीं पीछे छूट गए, जो हमारे अभिन्न भाग है और जहाँ कठिनाई है, उनके पास अशिक्षा है, उनके पास गरीबी है, कुपोषण है और सामाजिक भेदभाव,
उसके बाद में जाके काम करना और परिणाम देना और इतने विषयों पे काम करना, इतनी गंभीरता से काम करना, इतनी निष्ठा से काम करना, तो वास्तव में सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म मंडल का काम तो एक मील का पत्थर है। और इससे बहुत सारे अन्य संस्थाओं को सीखने का विषय निकलता है कि वो देखें कि किस तरह से समाज में एकात्म भाव से काम कर सकते हैं। आपके नाम में जो एकात्म है ना, तो समाज में एक होता है कि आप बाहर से काम कर सकते हैं कि फलाना संस्था आई, उसने ये किया, वो कर दिया, ये बना दिया। नहीं, आप एकात्म, आप एक हो चुके हैं। तो संस्थाएं जब एक हो जाती हैं तो वो समाज का बल को कई गुना बढ़ा देती हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है सीखने के लिए। और आपके प्रकल्पों का दायरा बहुत विराट है। आपने स्वास्थ्य में बड़े प्रतिमान स्थापित किए हैं, शिक्षा में बड़े प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं, उद्योजकता पे अलग काम कर रहे हैं, किशोरियों पे अलग काम कर रहे हैं, समाज में कुरीतियों पे अलग काम कर रहे हैं। तो आपका दायरा बहुत बड़ा है और हम इसमें कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम कैसे सहयोगी हो सकते हैं, हम कैसे सीख सकते हैं, और अंततः वही प्रश्न है कि हम कैसे उपयोगी हो सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं बोलूँगा कि सावित्रीबाई से बहुत कुछ सीखने को है यहाँ पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे आपने आपकी जो संस्था है ISDG रिसर्च फाउंडेशन, आपने बताया कि इन एक 5 मूल्यों पर आप सब अभी 5 मूल्यों पर और एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आगे इस सभी विषयों को कैसे बढ़ाने का आप सोच रहे हो? इसमें और अधिक आपकी महत्वाकांक्षा जो है इसको कहाँ तक ले जाने की है और अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए आपके योजना जो आगे की है वो किस तरह की रहने वाली? देखिए, अगेन जो मैंने कहा कि आपका जो एकात्म वर्ड है वो इंटीग्रल हो जाना, तो हम भी समाज के साथ कल्पना करते हैं कि किसी दिन इंटीग्रल हो जाए। और जितना ज़्यादा, जितना बड़े, जितने विराट जनता के साथ, समूह के साथ हम इंटीग्रल हो पाए, हमें उतनी सफलता का आनंद मिलेगा। तो इंटीग्रल होने का तात्पर्य यह है कि हम वहाँ पता ही न चले कि संस्था किधर है और समाज किधर है, और कार्य वहाँ पे उस तरह का नेतृत्व विकसित हो, वहाँ पे उस तरह की क्षमता विकसित हो, वहाँ उस तरह का सहकार विकसित हो। जब हम समाज में काम करते हैं तो 3 विषयों पे सोचते हैं। एक तो उत्पादन, दूसरा उद्यमिता और तीसरा सहकार। तो उत्पादन तो समाज करता ही है। हमारा पूरा भारत इतना यशस्वी है, इतना तेजस्वी है, इतना तपस्वी है, इसका जन जन इतना विराट है कि कोई किसी पे अवलंबित नहीं रहता है। 99%, 1% कोई बीमार है, दुखी है, बूढ़ा है, वृद्ध है, अकिंचन है, तो उसकी बात अलग है, लेकिन 99% समाज हमारा स्वाभिमानी समाज है। जी। तो इस स्वाभिमानी समाज ने तो उत्पादन, चाहे वो सेवा का उत्पादन करता है, चाहे वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो उस उत्पादन को उद्यमिता से कैसे जोड़े और उद्यमिता से मार्ग में होते हुए हम सहकार की श्रृंखला कैसे सजाए, और जहाँ सहकार की श्रृंखला सजी उस दिन यह संस्था और समाज एकात्म हो गया और हम सफल हो गए। इसी मार्ग पे हमें बढ़ना है और हम मूलतः जनजातीय समाज में आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ काम की आवश्यकता दिखती है। बाकी समाज चैतन्यता उसमें थोड़ी ज़्यादा है, वो अपनी चिंता करता है। तो जनजातीय समाज में उत्पादन, उद्यमिता और सहकार के मार्ग पर एकात्म हो जाना ही हमारा आनंद होगा, हमारी सफलता होगी, हमारी दिशा होगी। देवाशीष सर, आपसे जो बातें हमने की है और जितनी सारी जानकारी आपसे हमें मिली है, ये बहुत ही अनमोल है। यानी आप जो कार्य कर रहे हो वो आपका कार्य जो है वो आपके बातों से भी पता चल रहा है। तो एक अच्छा काम आप कर रहे हो, समाज को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। जो आपका जो सारा काम है, इस काम के लिए रेडियो देवगिरी, सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडल और डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय की ओर से आपको बहुत बहुत सारे शुभकामनाएं। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातें की, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो देवगिरी को मेरी ओर से भी विनम्र अभिवादन और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।